एक राज दरबार में बड़ा ही विद्वान व्यक्ति रहा करता था। एक दिन की बात है, शाम का समय था। एक परम सुंदरी से इनका मुलाकात हो जाता है और जब ये परम सुंदरी इनके गालों पे अपने नरम नरम हाथों को फेरती है तो इस विद्वान के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पूरा शरीर झनझना जाता है और जो व्यक्ति आज तक किसी के सामने घुटने नहीं टेका था, कोई इसे शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाया था, आज एक सुंदरी के सामने घुटने टेक देता है, हार जाता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस पूरी कहानी में सुनेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। इससे पहले कि आप सब लोग इस लव से लभालव स्टोरी में खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा दिल भी धड़कता रहे। साथियों, आज की जो लव से लभालव स्टोरी है ये बहुत ही कमाल की स्टोरी है। इसे मैंने बहुत खोज करके छानबीन करके लेकर आया हूँ आपके सामने। यूट्यूब पे खोजेंगे तो मिलेगा नहीं जल्दी, इसलिए मैं आपसे बस यही हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, यार पूरी कहानी सुनकर ही जाइएगा। जब आ ही गए हैं तो सुनकर ही जाइएगा और आपको मैं वादा करता हूँ कि ऐतिहासिक घटना सुन करके आपको मज़ा आ जाएगा। ये कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी की। ये एक ऐतिहासिक कहानी है और बहुत लब से लबालब कहानी है और इसमें दो लोग होते हैं जो एक ही सुंदरी के पीछे कई सालों से पड़े होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत देश का एक राजा था जिसका नाम था चंद्रदेव। और चंद्रदेव के दरबार में एक विद्वान रहा करता था। जब भी शास्त्रार्थ होते थे राज दरबार में तो दूर दराज के राजा आते थे उनके राज दरबार में देखने के लिए कि आखिर ये कितना बड़ा विद्वान है। अपने विद्वानों को लेकर आते थे, लेकिन शास्त्रार्थ में आज तक कोई भी इसे हरा ना पाया था। और इसका नाम धीरे धीरे बढ़ते दिल्ली तक आ गया। दिल्ली सल्तनत में उस समय मुग़ल साम्राज्य था और मुग़ल साम्राज्य का जो शासक था वो शाहजहाँ था। जब शाहजहाँ के दिमाग में ये बात आती है, जब उसे ये पता चलता है कि दक्षिण भारत में एक ऐसा विद्वान है जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया, तो वो अपने राज्य में पूरी दिल्ली सल्तनत, उसमें बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी, उसने ये घोषणा करा कि हे विद्वानों, आप सब लोग जाओ दक्षिण भारत में राजा चंद्रदेव के दरबार में और जा कर के मैं जो सुन रहा हूँ कि एक ऐसा वहाँ पे विद्वान है जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया है, उससे शास्त्रार्थ करो, उसे हराओ और जब तुम उसे हरा दोगे तो मैं मुँह मांगी कीमत दूंगा, आप जो कहोगे वो दूंगा। ये घोषणा सुनते ही बड़े बड़े विद्वान दिल्ली से दक्षिण भारत की तरफ चल पड़े और जा कर के वहाँ पे शास्त्रार्थ शुरू किए। और उस शास्त्रार्थ में कोई भी उस विद्वान को फिर से हरा ना पाया, वो फिर जीत गया। और जब ये बात शाहजहाँ को पता चली कि हमारे भी सल्तनत में कोई ऐसा विद्वान नहीं जो उसको हरा पाए, तो इसने क्या किया, एक राजपत्र लिखा। एक राजपत्र लिखता है राजा चंद्रदेव को कि हे राजन, मैं शाहजहाँ दिल्ली सल्तनत का बादशाह आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दरबार के जो विद्वान पंडित है उसे ससम्मान हमारे यहाँ भेज दीजिए, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए, मैं युद्ध करूँगा आपसे। जब ये बात राजा चंद्रदेव को पता चलती है, उनको ये राजपत्र मिलता है, तो वो बड़े सोच में पड़ जाते हैं और उसके बाद वो ये फैसला लेते हैं कि इतने बड़े सल्तनत के राजा शाहजहाँ से मैं युद्ध नहीं कर सकता, इससे अच्छा है कि मैं इस पंडित को उनके हवाले कर दूँ। फिर पूरे सम्मान के साथ रथ में बिठा करके अपने राज दरबार के विद्वान को सौंप देते हैं शाहजहाँ को। अब ये जो पंडित थे ये पहुंच गए दिल्ली सल्तनत के राजा शाहजहाँ के यहाँ और वहाँ पे वो राज विद्वान के रूप में वहाँ पे उनको सम्मान मिला और वहाँ पे वो रहने लगे। फिर उसके बाद कई शास्त्रार्थ हुए
राजा शाहजहाँ का सर ऊंचा करते गए, कोई भी उनको ना हरा पाया। लेकिन उसी राजा के राज दरबार में एक नर्तकी रहती थी। उस नर्तकी की एक बेटी थी, बड़ी ही सुंदर थी। पूरे राज्य में वैसी सुंदर लड़की कोई दूसरी नहीं थी। सबकी निगाहें उसी पे गड़ी हुई थी। यहाँ तक कि राजा चंद्रदेव, सॉरी मेरे साथियों, राजा चंद्रदेव नहीं, जो शाहजहाँ हैं, शाहजहाँ के 4 बेटे थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 4 बेटों की भी निगाह उसी पर थी। और ख़ास करके एक बेटा जो उसमें था, जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो फिर बाद में राजा बना, वो तो बहुत बुरी तरह से उसकी निगाह उस पर थी। और राजा जो शाहजहाँ थे, ये उस नर्तकी की बेटी को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। फिर हुआ क्या कि समय बीतता रहा, जब ये पंडित यहाँ पे आया। और हाँ, इस पंडित का नाम, जो ज्ञानी विद्वान था, इसका नाम पंडित जगन्नाथ था। तो इसका शास्त्रार्थ जब वो लड़की देखती थी, जो परम सुंदरी थी, उसका नाम बताया जाता है लवंगी। वो लवंगी नाम की लड़की जब देखती थी ना, तो यारों क्या बताऊं मेरे साथियों, वो इस पे फिदा हो गई, इस पे पूरी तरह से फिदा हो गई कि वाह क्या विद्वान है, क्या ज्ञान है, क्या शास्त्रार्थ करता है, इसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता, सब कोई घुटने टेक देते हैं। तो इसके मन में पंडित जगन्नाथ के प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया। और उसके बाद एक दिन वो राजा से कहती है कि राजा साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। राजा बोलते हैं, बोलो बेटा, क्या कहना चाहती? तो लवंगी कहती है, महाराज अगर आप आदेश दें तो मैं भी शास्त्रार्थ सीखना चाहती हूँ, मैं भी वेद पुराण के ज्ञान को सीखना चाहती हूँ। राजा बोले, ठीक है बेटा, सीखो। अरे अपने ही दरबार में विश्व का सबसे बड़ा विद्वान है, इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है? अगर तुम चाहती हो सीखना तो सीखो। अब लवंगी भी यही चाहती थी। फिर उसके बाद प्रतिदिन शाम को पंडित जगन्नाथ के निवास स्थान पे जाती और जा कर के 1-2 घंटे पंडित जगन्नाथ से ज्ञान की बातें, शास्त्रार्थ की बातें, वेद पुराण की बातें, बड़े बड़े ग्रंथों की बातें धीरे धीरे सीखना शुरू कर देती है। और उसके बाद एक दिन की घटना है साथियों, कि ज्यों ही वो लवंगी जाती है उनसे शास्त्रार्थ सीखने के लिए, शाम का समय था, 7-8 बज रहे थे, दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और ऐसे खोलने की कोशिश करती है, तब तक अंदर से पंडित जगन्नाथ भी आ रहे होते हैं और उनके सर पे दरवाज़ा लग जाता है। आपने भी जीवन में कभी कभी होता है ऐसा कि हम अगर किसी रूम में जाते हैं दरवाज़ा खोलने और सामने से भी कोई उधर से भी आ रहा होता है और अचानक से चोट लग जाती है। तो लवंगी ने जब दरवाज़ा खोला तो पंडित जगन्नाथ भी उधर से दरवाज़ा खोलने वाले थे और फटाक से उनको चोट लग जाती है। तो लवंगी कहती है, ओ हो। वहीं पे थोड़ा सर पकड़ लेते हैं पंडित जगन्नाथ, अपना सर ऐसे सहलाने लगते हैं। तो लवंगी उनके पास जाती है और पास जा कर के अपने नरम नरम कोमल कोमल हाथों के अंगुलियों से उनके सर पे जहाँ चोट लगी थी ऐसे इस तरह वो भी सहलाने लगती है और फूंक मारती है और कहती है, माफ़ करिएगा, मेरे कारण आपके सर पे चोट लग गई, मैं माफ़ी चाहूँगी। और जब लवंगी के नरम नरम कोमल कोमल हाथों की अंगुलियाँ उनके चेहरे पे स्पर्श करती हैं तो पंडित जगन्नाथ के पूरे शरीर में सनसनाहट हो जाती है, रोवां रोवां झंझना जाता है। और जो पंडित आज तक किसी के सामने घुटने नहीं टेका था, आज इस लवंगी के सामने घुटने टेक देते हैं। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ साथियों कि आज इतने दिनों से, कई महीनों से इस लवंगी को वो शास्त्रार्थ सिखा रहे थे और सिखाते सिखाते वो ज्ञान में तो माहिर थे लेकिन प्रेम में लवंगी के आगे हार जाते हैं और घुटने टेक देते हैं और आज अपने दिल की बात कह ही देते हैं कि लवंगी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लवंगी कहती है कि कहिए, क्या कहना चाहते हैं? बोलते हैं कि देखो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब तुम
इतने दिनों से मेरे सामने आकर के बैठती हो, मैं ज्ञान की बातें तुम्हें सिखाता तो ज़रूर हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। बस मन करता है कब शाम हो और कब तुम आओ और आ कर के मुझसे ज्ञान की बातें सीखो, ये धर्म की बातें सीखो। लेकिन आज रहा नहीं गया। जब तुमने स्पर्श किया तो मेरे शरीर के रोंगटे से आवाज़ आई कि हे लवंगी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो लवंगी के भी मन में उनके प्रति ऐसा ही था कुछ। बोली कि हाँ, मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। और ये जो प्रेम कहानी है ना, यहाँ से शुरू हो जाती है। अब लवंगी और पंडित जगन्नाथ का पूरे राज्य में तो ये पता था कि वो सीखती है जा कर के उनसे शास्त्रार्थ, लेकिन अब ये धर्म और ज्ञान की बातें तो भैया एक बहाना था। अब तो हो गया इलू इलू का ज़माना था। अब धीरे धीरे ये पंडित जगन्नाथ और लवंगी का आपस में चलने लगा, इलू इलू चलने लगा, इन लोगों का अपना होने लगा इलू इलू। उसके बाद होता क्या है, एक दिन राजा साहब जो है और लोगों से बात कर रहे थे अपने दरबार में कि लवंगी की शादी कर देनी चाहिए। और ये बात लवंगी को पता चल जाती है। और जब ये बात पता चलती है तो लवंगी जाती है शाम के समय जब पंडित जगन्नाथ से मिलने, तो ये बात बोलती है कि देखो जी, अब बहुत हो गया, ये चोरी छुपे इलू इलू करना और ये ज्ञान की बातें अब बहुत हो गई। आप एक काम करो, राजा साहब से जाकर मेरा हाथ मांग लो, वरना मैंने सुना है कि राजा साहब मेरी शादी करने वाले हैं और कहीं दूर दराज के राज्य में, और मैं वहाँ चली गई तो फिर हम बिछड़ जाएंगे, मिल नहीं पाएंगे और उसके बाद मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। तो पंडित जगन्नाथ कहते हैं कि देखो, प्यार किया है तुमसे और तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन डरता हूं कि राजा से कैसे कहूं, कहीं मेरा जवान न खींच लें, कहीं तुम्हें न मार दें। तो लवंगी कहती है कि अरे एक बार कह के तो देखिए, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आपके ज्ञान में राजा साहब खुद मतवाले हैं, पागल हैं, आप जो है कुछ तो कहिए ना, किसी भी तरीके से अपने ज्ञान का यूज करके, प्रयोग करके राजा साहब को बोलिए, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। जब ये बात सुनते हैं पंडित जगन्नाथ तो कहते हैं नहीं नहीं लवंगी, मैं ज़रूर कहूँगा, बस मौके की तलाश है, ज़रूर कहूँगा। और उसके सुबह ही कुछ ऐसा होता है कि पंडित जगन्नाथ के मौके की तलाश पूरी होने वाली होती है। राजा साहब ये घोषणा कर देते हैं कि हमारे राज्य में फलाने फलाने डेट को शास्त्रार्थ होगा, दूर दराज से लोग आएंगे। और जब ये बात पंडित जगन्नाथ को पता चलती है तो उनको लगता है कि बहुत बढ़िया, अब तो फिर दूर दराज से लोग आएंगे, शास्त्रार्थ होगा, और शास्त्रार्थ में अगर मैं विजयी होता हूँ तो मैं राजा साहब मुझे मुँह मंगा इनाम देंगे। अब ये बात जब लवंगी को भी बताते हैं तो वो भी बड़ा खुश होती है। फिर उसके बाद शास्त्रार्थ का समय आता है, लोग दूर दूर से आते हैं और शास्त्रार्थ शुरू होता है राजमहल में, और सभी पहले की भांति ही होता है, यानी ये पंडित जगन्नाथ विजयी होते हैं। सब लोग तालियां बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। राजा साहब का सीना 56 इंची का हो जाता है, चौड़ा हो जाता है कि वाह क्या बात है। और वहीं राज दरबार में राजा शाहजहां ये घोषणा करते हैं कि हे पंडित जगन्नाथ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, दिल खोल कर मांगो। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम पर, तुमने हमारा सर मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है, हमारे राज्य का नाम ऊंचा कर दिया है, बोलो क्या मांगना चाहते हो, दूंगा। जब ये बात पंडित जगन्नाथ सुनते हैं तो हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से आंखें झुका के राजा साहब से कहते हैं कि राजन, यदि आप इतना ही खुश हैं मुझ पर तो कृपया लवंगी का हाथ मेरे हाथों में रख दें। जब ये बात राजा सुनता है तो अनायास ही उसका हाथ तलवार की तरफ चला जाता है और तलवार खींच लेता है और कहता है, पंडित, अगर तू नहीं होता कोई और होता तो अब तक उसका सर धड़ से अलग हो गया होता।
लेकिन मैंने ही तुझे कहा है कि मांग, जो मांगना है दूंगा। फिर राजा साहब की तलवार म्यान में जाती है और उसके बाद राजा साहब ये ऐलान करते हैं कि आज से लवंगी का हाथ मैं पंडित जगन्नाथ के हाथ में देता हूँ। फिर उनकी शादी हो जाती है और फिर उसके बाद दोनों लोग साथ साथ राज दरबार में रहने लगते हैं। लेकिन ये बात राजा के बेटे औरंगजेब को अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि मेरा बाप सठिया गया है, अब ये राज्य में राज्य करने के काबिल नहीं रहा, अब इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये कुछ भी करता जा रहा है। अब राजा के चारों बेटों में आपस में मतभेद तो था ही कि कौन राजा बनेगा, लेकिन अब तो और ही बवाल हो गया। अब तो औरंगजेब तो और गुस्से में आ गया, आ रहा कैसा लवांगे का हाथ दे दिया रहा। अब उसके बाद राजा को बंदी बना देता है और बना करके जेल में ठूंस देता है। फिर उसके बाद लड़ाइयाँ होती हैं, क्या क्या होता है, फिर राजा बनता है राजा का बेटा। और फिर एक दिन की घटना है मेरे प्यारे साथियों, रात का समय था और सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों जाओ लवंगी को बोलो कि राजा साहब ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। तो सिपाही जाते हैं और जा कर के दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सामने पंडित जगन्नाथ रहते हैं। तो पंडित जगन्नाथ से बोलते हैं सिपाही कि देखो राजा साहब का हुक्म है कि लवंगी को उनके कमरे में हाजिर किया जाए। पंडित जगन्नाथ बोलते हैं क्यों, क्या बात है? तो सिपाही कहते हैं सवाल मत करो पंडित, राज हुक्म का पालन होना चाहिए। तो राजा साहब ने बोला है तो लवंगी को राजा के महल में फौरन भेज दो। अब पंडित जगन्नाथ के पसीने छूटने लगे, बोले ठीक है तुम जाओ मैं भेजता हूँ। सिपाही चले जाते हैं और इधर पंडित जगन्नाथ सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। और उसके बाद रात के 12 बजे के लगभग वो लवंगी को लेते हैं और ले करके चुपके से धीरे से राजमहल से बाहर निकलते हैं और फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगा कि अब यहाँ पे हमारी दाल गलने वाली नहीं है। राजा को बंदी बना दिया, राजा का बेटा इतना तानाशाह क्रूर है, ये लवंगी को रात को बुला रहा है, हो न हो इसकी नीयत में खोट हो। और वहाँ से लवंगी को लेकर के फरार हो जाते हैं और फरार होकर के वो भागते 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 मथुरा पहुँचते हैं। कहाँ ये पंडित थे, ब्राह्मण थे, और कहाँ वो एक मुसलमान की लड़की थी लवंगी। तो जब मथुरा पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे, इनकी पूरी चर्चा सबको पता थी कि ये कर क्या रहे हैं, क्या है। जब से लवंगी से शादी किया था इन्होंने इन पे थू हो रहा था, इनके जाति धर्म बिरादरी के लोग इनको थूक रहे थे। और जब ये मथुरा जाते हैं और वहाँ पे जा कर के शरण लेते हैं किसी के यहाँ और पता चलता है कि ये पंडित जगन्नाथ है और ये लवंगी को लेकर के फरार हो गया है, यही मुस्लिम की लड़की है जिससे इसने शादी किया। हम सब लोगों की इज्जत जो गर्व से हम लोग ऊंचा करके चलते थे कि हमारे जात बिरादरी धर्म का एक विद्वान है जो हमारा नाम भी रोशन कर रहा है, ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो पूरे धर्म के नाम पे कलंक है। तो लोग इसको बहुत ही बेइज्जत करते हैं मथुरा में और वहाँ पे इन पे पत्थर मारे जाते हैं, इनको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, इनको गिरी निगाहों से देखा जाता है। और वहाँ जब शरण नहीं मिलता मेरे दोस्तों, तो पंडित जगन्नाथ लवंगी को लेकर के वहाँ से भी निकल पड़ते हैं और निकल करके ये काशी आते हैं। काशी विश्वनाथ की धरती पे जब आते हैं तो यहाँ भी जब विद्वानों को पता चलता है कि पंडित जगन्नाथ आए हैं और लवंगी के साथ आए हैं, इनको ज़रा भी अपने कुकृत्य पे इनको शर्म नहीं है, उसे भगा करके ले करके यहाँ तक आ गए हैं। तो वहाँ के विद्वान भी इनकी निंदा करते हैं, इनको बहुत जलील करते हैं और इनके पत्थर मारे जाते हैं और इनका कोई भी स्वागत सत्कार नहीं होता। और मेरे साथियों, जब कोई भी इंसान पोथी पढ़ पढ़ के पंडित बनता है ना, पोथी का ज्ञान उसके पास होता है ना, और वो जरा भी उस ज्ञान के विपरीत कुछ करता है, कुछ ऐसा सामाजिक कांड करता है, तो लोग उसको थू करने लगते हैं। क्योंकि जब वो ज्ञान की पराकाष्ठा पे था, पोथी के ज्ञान पे, तो उसको बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ा सम्मान मिलता है। और जब ये सम्मान अपमान में बदलता है तो वो टूट जाता है।
बिखर जाता है। यही हुआ पंडित जगन्नाथ के साथ। जब चारों तरफ उसकी थू थू होने लगी, कोई उसका स्वागत करता ही नहीं था, सब लोग उस पर थूकते थे, तो लास्ट में वो दशाश्वमेध घाट पे जाकर के, कहानी कहती है कि दशाश्वमेध घाट पे जाकर के बनारस में दोनों पंडित जगन्नाथ और उसकी पत्नी लवंगी गंगा में समा जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी बात को कबीर दास जी कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। चलिए चलते हैं, और आज की इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कैसी लगी आज की ऐतिहासिक कहानी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो साथियों, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।